आज बिल्कुल ही आपके काम का टॉपिक मैं लेने वाला हूं कि 2021 में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्या ट्रेंड्स है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ नई आई है और आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। मैंने थोड़े से नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। देखिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हो सकता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो आप जानते हो कि एंगुलर और रिएक्ट ये दो ही अभी चल रहे हैं मार्केट में। Vue.js को उतना कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो एंगुलर या रिएक्ट ये दो ही चल रहे हैं, तो ये इसके बारे में बोलने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन एक तो आप नेटिवली बना सकते हो, फुल्ली नेटिव का ये मतलब है कि लेट अस से यू आर एन एंड्रॉयड डेवलपर, तो आपको एंड्रॉयड के IDE में यानी एंड्रॉयड स्टूडियो में बनाना पड़ेगा यूजिंग जावा और यूजिंग कॉटलिन। अगर आप एक iOS डेवलपर हो तो आपको iOS के IDE में बनाना पड़ेगा, यानी एप्पल की IDE में बनाना पड़ेगा, और आपको लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी Objective-C या फिर स्विफ्ट। लेकिन ये फुल्ली नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट अभी पुराना तरीका हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या था कि आपको, मान लीजिए आप एक नए कंपनी हो, तो आपको 3 एप्लीकेशन हमेशा डेवलप करने होते थे। एक आपका वेब एप्लीकेशन यानी आपकी वेबसाइट, दूसरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन और तीसरा iOS एप्लीकेशन। तो आपको 3 अलग अलग टीम्स मेंटेन करनी पड़ती थी, और ये मेन प्रॉब्लम होता था कंपनीज़ को। इसलिए कई सारे टेक्नोलॉजी डेवलपर्स ने ये बोला कि कम ऑन, वी हैव अ टेक्नोलॉजी कि मैं एक टीम में आपका सारा काम करा के दूंगा। कैसे होगा? तो आप एक टीम बनाइए जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेगी। ओके, और ये टीम क्या करेगी कि जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट को जब बिल्ड करेगी तब बिल्ड करते हुए बोलेगी कि सी आई वांट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन आउट ऑफ इट। तो उसी सोर्स कोड से आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन जाएगा। फिर बिल्ड करते समय अगर उन्होंने ये कहा कि आई वांट एन iOS एप्लीकेशन, तो iOS एप्लीकेशन बन जाएगा। और वही बिल्ड करते समय अगर उन्होंने कहा कि मुझे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, तो डेस्कटॉप भी एप्लीकेशन बन जाएगा। तो ये कंपाइल टाइम के ऊपर वो बोल सकते थे कि इस प्रोजेक्ट को, सेम सोर्स कोड को आपको किस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रूप देना है, ये वो कंपाइल टाइम पे बता सकते थे। तो दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में भी 2 टाइप्स आते हैं, लेकिन हाइब्रिड टाइप्स के भी 2 टाइप्स है। तो टिपिकली 3 टाइप्स ऐसे मान सकते हो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म के। पहले तो बहुत ही सिंपल है, PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब एप्स। प्रोग्रेसिव वेब एप्स यानी क्या? तो ये जस्ट वेबसाइट्स ही होती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स मान लीजिए, जो कि मोबाइल के लिए टारगेटेड होती है, मोबाइल के लिए ही डेवलप की जाती है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आउट ऑफ द बॉक्स आता है उसमें, फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आउट ऑफ द बॉक्स आता है। तो एक वेबसाइट ही मान के चलिए जो कि आपके फ़ोन के लिए, स्पेसिफिकली आपके फ़ोन के लिए ही जो वेबसाइट बनाई जाती है, उसे प्रोग्रेसिव वेब ऐप कह सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसके बाद में बताता हूँ। तो ये हो गया, दीज आर जस्ट वेबसाइट्स, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली क्रॉस प्लेटफॉर्म होंगे ही, क्योंकि वेबसाइट्स तो आप किसी भी मोबाइल में देख सकते हो, राइट, चाहे एंड्रॉयड का मोबाइल हो या iOS का मोबाइल हो। सो दैट इज़ वाई दे आर क्रॉस प्लेटफॉर्म। दूसरा क्रॉस प्लेटफॉर्म का टाइप है हाइब्रिड ऐप्स। हाइब्रिड ऐप्स का मतलब ये है कि ऐसे ऐप्स जो कि कंपाइल होने के बाद में आपको APK या IPA देंगे। APK यानी एंड्रॉयड के ऊपर जो EXE होती है ना, उसे APK कहते हैं, और iOS के ऊपर जो EXE होती है उसे IPA कहते हैं। ओके, तो ये हाइब्रिड ऐप्स क्या करते हैं कि ये कंपाइल होने के बाद में आपको APK या IPA देते हैं। प्रोग्रेसिव वेब एप्स वॉज जस्ट अ वेबसाइट, ठीक है, ये आपको APK या IPA नहीं देती थी, तो इसलिए इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। इन दोनों को आप इंस्टॉल कर सकते हो बिल्कुल नेटिव ऐप के जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो एंड्रॉयड के और आप डाउनलोड करते हो कोई ऐप, तो क्या डाउनलोड होता है? APK डाउनलोड होती है और फिर वो इंस्टॉल होती है आपके मोबाइल पे। वैसे ही अगर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर जाओगे आप, तब भी एक IPA डाउनलोड होगी आपके आईफोन पे और वो इंस्टॉल होती है। तो इनका एंड रिजल्ट क्या होता है? APK या IPA। ऐसे ऐप्स को कहते हैं हम लोग हाइब्रिड ऐप्स। लेकिन हाइब्रिड इसलिए बोला जाता है इन्हें, दीज आर नॉट नेटिव बिकॉज दीज आर नॉट डेवलप्ड यूजिंग द नेटिव टेक्नोलॉजी, यानी एंड्रॉयड के डेवलपमेंट से एंड्रॉयड का ऐप नहीं बना है, या iOS का जो IDE है या जो उनकी लैंग्वेजेस है जैसे Objective-C या Swift, इनको यूज़ करके नहीं बनाया हुआ है। इनकी खुद की लैंग्वेज हो सकती है, खुद का कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, या फिर एक वेबसाइट को ही ये मॉडिफाई कर सकते हैं। तो
सिर्फ डेवलपमेंट प्रोसेस इनकी डिफरेंट है, इस वजह से इन्हें हाइब्रिड ऐप्स कहते हैं। अब इनमें भी दो कैटेगरीज है, एक है कंपाइल टू नेटिव जो कि एक्चुअली एपीके या आईपीए देंगे आपको, बिल्कुल उस एपीके या आईपीए में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जैसे नेटिव का होता है बिल्कुल वैसे ही एपीके या आईपीए ये बना के देंगे, तो उन्हें कहते हैं कंपाइल टू नेटिव। ये बिल्कुल नेटिव ऐप के जैसे ही काम करते हैं, इनमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि नेटिव ऐप्स थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ एक फीचर्स, बिल्कुल कटिंग एज जो फीचर्स आए हैं अभी एंड्रॉयड में, जो लेटेस्ट फीचर आया होगा वो लेटेस्ट फीचर शायद हाइब्रिड ऐप्स को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगे, क्योंकि हाइब्रिड ऐप्स बेसिकली जैसे अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट के फ्रेमवर्क को उसका एक्सेस, वो नए वाले फीचर का एक्सेस मिलने में हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 महीना डिले हो जाए, तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरा, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत निग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता कंपाइल टू नेटिव ऐप्स में और नेटिव ऐप्स में, इसीलिए ये अभी आज का लेटेस्ट ट्रेंड है। अब इसके अलावे जो दूसरे हैं उन्हें कहते हैं वेब व्यू रैपर्स। तो ये वेब व्यू रैपर क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स और कंपाइल टू नेटिव के बीच में है। तो ये बेसिकली ये जो वेबसाइट होती है ना, इस वेबसाइट को डायरेक्टली दिखाने के जगह पे ये इसे रैप करते हैं एज एन एपीके और एन आईपीए। ठीक है, तो बेसिकली इट्स जस्ट एपीके और आईपीके जस्ट अ रैपर अराउंड अ वेबसाइट। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं वेब व्यू रैपर। तो इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ आयोनिक आता है बाय द वे। तो बेसिकली क्या होता है, आई टेल यू। 2011 में अपाचे ने फोन गैप नाम का उनका एप्लीकेशन था, उसे उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया और उसका नाम उन्होंने दिया कोर्डोवा। तो ये कोर्डोवा क्या करता था, कोर्डोवा आपसे ये कहता था कि आप मुझे एक वेबसाइट दीजिए और उस वेबसाइट का मैं आपको एपीके और आईपीए बना के दे दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वो एक रन टाइम भी प्रोवाइड करते थे जो कि आपके एपीके और आईपीए में इनबिल्ट ही होता था, उसके अंदर वो एक मॉड्यूल करके वो डाल देते थे। तो आपके फ़ोन पे वो एपीके इंस्टॉल होने के बाद इस रन टाइम का काम होता था कि आपके वेबसाइट को जो भी हेल्प चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेट्स से कोई नेटिव फीचर यूज़ करना है, जैसे आपको कैमरा यूज़ करना है, तो वो कोर्डोवा के रन टाइम का ड्यूटी होता था कि कोर्डोवा ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता था और वो पर्टिकुलर परमिशन मांग लेता था, और ड्राइवर से भी बात करने का काम वगैरह ये सारी चीज़ें कोर्डोवा करता था, डायरेक्टली आपका वेब एप्लीकेशन नहीं करता था। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते थे कोर्डोवा का रन टाइम। ओके, सो कोर्डोवा हैड अ रन टाइम अलॉन्ग विथ योर एपीके, इसलिए इस अप्रोच को कहते हैं वेब व्यू रैपर, क्योंकि इट इज़ इसेंशियली अ रैपर। इसमें एक रन टाइम की ज़रूरत पड़ती है आपको। ये जो हाइब्रिड ऐप्स ये जो कंपाइल टू नेटिव ऐप्स होते हैं, इनमें आपको कोई भी रन टाइम की ज़रूरत नहीं है। दीज आर एज नेटिव एज एनी अदर नेटिव एपीके और आईपीए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक रैपर की ज़रूरत होती है, एंड बेसिकली इट इज़ जस्ट योर वेबसाइट विच इज़ रनिंग इनसाइड दिस रैपर एंड इट लुक्स लाइक एन एपीके और एन आईपीए। ओके, नाउ लेट्स स्टडी देम इन डिटेल कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के फीचर्स यानी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम देखेंगे, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, वेब व्यू रैपर और कंपाइल टू नेटिव, बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, दीज आर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स टारगेटेड मेनली टुवर्ड्स मोबाइल यूजर्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट इज़ गुड ओनली फॉर स्टैटिक वेबसाइट्स, यानी बहुत ज़्यादा यूज़र इंटरेक्शन अगर उन वेबसाइट्स से होता होगा तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसके लिए कोई ऐप बना लीजिए, मोबाइल का ऐप बना लीजिए। आप PWA से वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, बट इसका गुड फीचर ऐसा है कि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स ये मोबाइल वाले यूज़र्स हैं, तो आपने हमेशा PWA को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ इनबिल्ट आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि गूगल आपके वेबसाइट को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए, यानी आपका जो सर्च इंजन होगा, गूगल है, बिंग है, याहू है, तो ये आपके वेबसाइट को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए। इसके लिए वेबसाइट को एक तरीके से बनाना होता है, एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर बनता है, उसका डिज़ाइन एक अलग तरीके से करना होता है। तो ये जो डिज़ाइन है
प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स का जो डिज़ाइन है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया हुआ है। तो अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स मोबाइल यूज़र्स है तो आपने वेबसाइट बनाने की जगह पे प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना चाहिए। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ गूगल क्रोम के ऊपर ही चलते थे। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स ये आई पे नहीं चलता है, एज पे नहीं चलता है और सफारी पे नहीं चलता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आप ये कंपलसरी नहीं कर सकते लोगों को कि आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ही चाहिए, लेना होगा। देखिए गूगल क्रोम ब्राउज़र अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है। iOS के लिए भी आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट पुट दैट रेस्ट्रिक्शन अपॉन पीपल। ऐसे कितने लोग होंगे जो आईफोन यूज़ करते हैं और सफारी ब्राउज़र नहीं यूज़ करते, गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे? ये तो बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे, और इस वजह से ये सबसे बड़ा सेटबैक था प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के लिए। सेकंड सबसे बड़ा सेटबैक ऐसा था कि लिमिटेड हार्डवेयर सपोर्ट, यानी आप जीपीएस का यूज़ नहीं कर सकते, फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन कैमरास का नहीं यूज़ कर सकते, और बाकी जितने भी नए डिवाइस फीचर्स आए हैं या आ रहे हैं उनके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई चीज़ें आई, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर आया, तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स डेफिनेटली कुड नॉट यूज़ इट। बाकी सिंपल जो ऐप्स थे, नेटिव ऐप्स थे, वो तुरंत इस फीचर के ऊपर आ चुके थे और उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी लॉगिन वगैरह ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स जो है वो थोड़ा पीछे पड़ते गए नेटिव ऐप्स से। इसलिए आज कोई आपको प्रोग्रेसिव वेब ऐप डेवलपर बहुत कम मिलेंगे और बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स की। अब वेब व्यू रैपर के ऊपर आते हैं। वेब व्यू रैपर में कोई भी एक वेबसाइट जो होती है ना दोस्तों, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बनती है। किसी भी दुनिया के किसी भी ब्राउज़र को सिर्फ ये तीन ही चीज़ें आती है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट चाहे आप किस भी टेक्नोलॉजी में बनाइए, जैसे लेटेस्ट से आपने एंगुलर JS में बनाई होगी, तो JS यानी वो तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS वाली ही वेबसाइट बनेगी। जो एंगुलर 2 है, एंगुलर 2 में टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, लेकिन ये भी कंपाइल करने के बाद में टाइपस्क्रिप्ट का होता है जावास्क्रिप्ट, और फाइनली आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में ही वेबसाइट मिलती है। Vue.js एंगुलर JS के जैसा ही है बिल्कुल। React.js ये भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इस वजह से फाइनल एंड प्रोडक्ट जो आपकी वेबसाइट होती है वो हमेशा इन तीन चीज़ों में ही होती है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। तो कोर्डोवा जब मैंने जैसे आपको बताया कि 2011 में लॉन्च हुआ था, तब कोर्डोवा ने ये फैसिलिटी दी थी कि आपका ये जो भी वेबसाइट होगी जो इन तीनों चीज़ों से ही बनी होगी हमेशा, तो इसके ऊपर वो उसे एक अलग तरीके से वो रैप कर लेंगे, एक ठीक तरीके से उसे अरेंज करेंगे ताकि आपका APK बन जाए या फिर IPA बन जाए, या फिर आजकल तो वो इवन EXE भी बना देते हैं जो कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए है। तो ये कैसे करते हैं, आई विल टेल यू। देखिए APK, IPA या EXE ये तीनों अगर आप देखेंगे ना तो दीज आर नथिंग बट जिप फाइल्स, और इन तीनों में एक मैनिफेस्ट फाइल होती है जिससे ये पता होता है कि इस जिप फाइल में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, यानी आपका सोर्स कोड कहाँ पे है, एसेट्स कहाँ पे है, सारी चीज़ें पता होती है। और हर एक में एक मेन प्रोग्राम होता है, वो कहीं से शुरू होता है। जैसे अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि आपकी एक मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है, वहीं से आपका प्रोग्राम शुरू होता है, मेन एक्टिविटी से, राइट। वैसे ही IPA में भी होता है और वैसे ही EXE में भी होता है। एक मेन जगह होती है जहाँ से पूरा प्रोग्राम चलेगा, और दूसरा होती है एक मैनिफेस्ट फाइल जिसे सब पता होगा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। और बेसिकली दीज आर जिप फाइल्स। तो फॉर्मेट तीनों प्लेटफॉर्म्स का सेम है, सिर्फ अभी कैसा है कि APK अलग तरीके से बनती है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए ये चीज़ APK की अलग है, IPA की अलग है और EXE की अलग है, ठीक है। जस्ट द फॉर्मेट्स आर डिफरेंट। तो ये फॉर्मेट टेक केयर करने वाला है कोर्डोवा, और कोर्डोवा ये कहता है कि आपकी जो भी वेबसाइट होगी इसे मैं इस फॉर्मेट में डाल के इसकी जिप फाइल बना दूंगा और उसे रीनेम कर दूंगा एज एन APK, तो ये आपके मोबाइल के ऊपर चलने लग जाएगी, ठीक है। ये करता है कोर्डोवा। तो इसे क्या कहते हैं, बंडलिंग ऑफ योर वेबसाइट इनटू एन APK, IPA और एन EXE, या फिर बंडलिंग ऑफ योर वेबसाइट इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वर्जन। समझे? These are platform specific versions. This for Android, IPA for iOS and EXE for Windows, ठीक है। ये पहला काम करता है कोर्डोवा। दूसरा काम कोर्डोवा ये करता है कि इट प्रोवाइड्स अ रन टाइम। तो जैसे मैंने बोला आपको कि आपकी वेबसाइट जब भी
कोई चीज़ डिमांड करनी है आपके वेबसाइट को, किसी नेटिव फीचर को अगर डिमांड करना है, जैसे कैमरा यूज़ करना है, तो वो कोर्डोवा को बोलेगा। कोर्डोवा रन टाइम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड को बोलेगा, और फिर एंड्रॉयड बात करेगा आपके डिवाइस ड्राइवर से, और वो डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली हार्डवेयर से ये कैमरा ओपन कराएगा या जो भी आपको करना है वो करेगा। तो ये होती है पूरे प्रोसेस। तो आपकी वेबसाइट डायरेक्टली काम कर ही नहीं सकती एंड्रॉयड से, क्योंकि आपकी वेबसाइट उस तरीके से बनी ही नहीं है। आपकी वेबसाइट तो HTML जावास्क्रिप्ट CSS यानी ब्राउज़र के लिए बनी हुई है। तो आप वेबसाइट में चाहकर भी कैमरा फीचर के बारे में लिख नहीं सकते कि आई वॉन्ट दिस कैमरा, आई वॉन्ट टू यूज़ द कैमरा इन दिस एंड दैट। ये चीज़ कोर्डोवा को ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है, और कोर्डोवा ये सारी चीज़ें आपको करके देगा, ठीक है। सो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। एक तो आपका रैपिंग होगा, रैपिंग इनटू नेटिव, रैपिंग योर वेबसाइट इनटू अ नेटिव वर्जन, एंड सेकेंड थिंग इट प्रोवाइड्स अ रन टाइम। तब इसको कहते हैं वेब व्यू रैपर मोड ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दूसरी बात, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो इसमें सिर्फ आयोनिक और कोर्डोवा यूज़ कर सकते हो आप, या आयोनिक और कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली कोर्डोवा जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 में आ चुका था। उसके बाद में ये ओपन सोर्स था, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रैपर बनाना शुरू कर दिया। रैपर क्या होता है कि मेन जो आपका कोर्डोवा जो भी कर रहा है उसमें थोड़ा सा उसके फीचर्स थोड़े से बढ़ा देना, या कोई एक नई चीज़ उसमें डाल देना, और फिर कहना कि देखिए दिस इज़ द पैकेज दैट आई एम गिविंग, एंड उसे अपने नाम से ब्रांड करना। तो ये हमेशा कोई भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन होता है तो इसके ऊपर रैपर लोग बनाते ही हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं और उसे अपने अपने हिसाब से ब्रांड करते हैं। कोर्डोवा भी उस समय ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन आयोनिक आने के बाद में, आयोनिक 2013 में आया, और उसके बाद में फिर आयोनिक कोर्डोवा ये मिलकर बहुत फेमस हुए। और ये क्यों फेमस हुए मैं बताता हूँ आपको। आयोनिक ने 2 नए चीज़ें दी कोर्डोवा के भी ऊपर। उसने कहा कि देखिए हर एक प्लेटफॉर्म का ना एक अलग UI गाइडलाइन होता है। जैसे अगर आप एंड्रॉयड में देखेंगे तो एंड्रॉयड के सारे बटन्स ऐसे दिखते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये क्रैक जैक बिस्किट के जैसे दिखते हैं, ठीक है, यानी बिस्किट शेप है उसका, पूरी तरह से स्क्वायर भी नहीं है और पूरी तरह से राउंड भी नहीं है। राउंडेड एजेस वाले स्क्वायर बटन्स होते हैं, ठीक है। यही अगर आप iOS पे देखेंगे तो बिल्कुल ही अलग टाइप के बटन्स होते हैं। iOS के ऊपर बटन स्टेडियम शेप के होते हैं और इसके ऊपर कोई होवर इफेक्ट नहीं होता है। एंड्रॉयड के बटन्स के ऊपर आप देखेंगे कि होवर इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर क्लिक के ऊपर आप रिपल इफेक्ट देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल जस्ट गेट क्लिक्ड। तो ये डिफरेंसेस है, ये दोनों के UI गाइडलाइंस हैं। अगर आप iOS के जैसे बटन हर जगह पे चिपकाने लगे तो फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के UI गाइडलाइंस को आप ब्रेक करोगे। ऐसा नहीं कि आपका एप्लीकेशन चलेगा नहीं, लेकिन इट इज़ रेकमेंडेड कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो एप्लीकेशन, उसके UI गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए। और ये डिफरेंस सिर्फ एंड्रॉयड या फिर iOS में है ऐसा नहीं है, इवन विंडोज़ के भी अपने गाइडलाइंस है। देखिए विंडोज़ का बटन ऐसा होता है जो कि एक बहुत ही स्क्वायर काइंड ऑफ बटन है। इसके ऊपर होवर का इफेक्ट तो है लेकिन क्लिक का इफेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको मैनेज करना होगा। और आप मुझे बताइए कि आपकी तो एक ही सोर्स कोड है आपका, उस एक सोर्स कोड को बिल्ड करते समय आप कैसे क्या बता सकते हो कि देखिए मैं एंड्रॉयड के लिए बिल्ड कर रहा हूँ तो इसे इस तरीके से बटन बनाने हैं। और बटन एक ही कंपोनेंट थोड़ी है, ऐसे तो कई सारे कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए होंगे। तो हर एक कंपोनेंट को उस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रूप में ढालना, ये भी तो एक बड़ा काम था, और ये कोर्डोवा नहीं दे रहा था। तो ये आयोनिक ने देना शुरू किया। आयोनिक ने ये कहा कि हमारी एक लाइब्रेरी है, आप सिंपल सादे HTML कंट्रोल्स यूज़ करने के जगह पे हमारे लाइब्रेरी में से आप कंट्रोल्स यूज़ कीजिए। तब हम जब भी कंपाइल करेंगे नेटिव प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तब हम उनके UI गाइडलाइन के अनुसार आपको वो बटन्स या वो जो भी कंपोनेंट्स है वो बनाकर दे देंगे। सो दिस इज़ व्हाट आयोनिक गिव्स। सो इट इज़ जस्ट अ लाइब्रेरी ऑफ कंपोनेंट्स विच कंपाइल टू द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। ओके, अब चलते हैं कंपाइल टू नेटिव। कंपाइल टू नेटिव वाले टेक्नोलॉजी में जैसे रिएक्ट नेटिव आया था 2015 में, रिएक्ट JS आया था 2013 में, ठीक है, और एंगुलर JS आया था 2010 में। तो एंगुलर JS सबसे पुराना है इनमें,
फिर रिएक्ट जेएस आया। रिएक्ट जेएस आने के बाद या एंगुलर जेएस भी आने के बाद इन दोनों ने ये सोचा कि हमें अभी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आना चाहिए। ठीक है, तो एंगुलर तो आयोनिक के साथ चला गया। आयोनिक ने सबसे पहले सपोर्ट एंगुलर जेएस को दिया था। ठीक है, तो एंगुलर का हो गया। रिएक्ट जेएस को वैसे आयोनिक का ज़्यादा सपोर्ट नहीं था उस समय, उसे अभी अभी रिसेंटली मिलना शुरू हुआ आयोनिक से सपोर्ट। लेकिन उस समय उन्होंने सोचा कि क्यों आयोनिक से सपोर्ट लेना है, बेटर ऐसा है कि हम हमारी कोई लैंग्वेज ऐसी ईजाद करते हैं, आयोनिक जो भी कर रहा है वो काम हम खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आयोनिक क्या कर रहा था, आयोनिक ऐसे कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी दे रहा था जो कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में कंपाइल हो सकते थे। तो रिएक्ट ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने रिएक्ट नेटिव बनाते हुए ये कहा कि चलो अगर आपको एक आधा डिव बनाना है तो डिव के जगह पे वो कहते हैं व्यू। ठीक है, अब उस व्यू को अगर वेबसाइट में एक्सपोर्ट करना है तो वो डिव बन जाएगा, अगर एंड्रॉयड पे एक्सपोर्ट करना है तो उसका अलग कुछ बन जाएगा, iOS पे बनाना है तो कुछ और बन जाएगा। ऐसा इस तरीके से उन्होंने एक अलग से व्यू नाम से एक बना दिया, एक अलग ही कंपोनेंट जो कि HTML कंपोनेंट नहीं है, अलग कंपोनेंट है। जैसे आयन बटन जो है ना, आयन बटन इज ऑल्सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑल टुगेदर, राइट। बिल्कुल वैसे ही इन्होंने एक डिफरेंट ऑल टुगेदर बना दिया व्यू। ठीक है, वैसे ही व्यू के जैसा ही उन्होंने बना दिया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आप HTML में देखेंगे तो पैराग्राफ हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट थोड़ी होता है कोई, तो टेक्स्ट इन्होंने एक अलग से बना दिया। ठीक है, और इसे जब भी ये कंपाइल करते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक वर्जन में इसे ढाल लेते थे। तो ये कंसेप्ट है कंपाइल टू नेटिव का। ये जैसा रिएक्ट नेटिव का मैंने आपको समझाया, बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको बाकी भी कंपाइल टू नेटिव में मिल जाएंगे। जैसे फ्लटर का भी यही कंसेप्ट है, Xamarin का भी यही कंसेप्ट है और नेटिव स्क्रिप्ट का भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, सिर्फ इनके कंपोनेंट्स के नाम बदलेंगे थोड़े थोड़े, उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े नाम बदलेंगे। हाँ, फ्लटर में काफ़ी हद तक आपको अंतर दिखेगा क्योंकि फ्लटर एक्चुअली यूज़ करता है डार्ट नाम की लैंग्वेज, और ये डार्ट नाम की लैंग्वेज ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आपको लगेगा। रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट जेएस यूज़ हो रहा है, तो रिएक्ट जेएस अगर आप एक्लेमेटाइज हो रिएक्ट जेएस के साथ तो आपको सिंटैक्स बिल्कुल ही सेम दिखेगा, आपको कोई उसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। और अगर आप आयोनिक सीखना चाहते हो तो फिर तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोनिक कहता है आप वेबसाइट जिस भी लैंग्वेज में डेवलप करते हो उस लैंग्वेज में डेवलप करो, कंपाइल करते समय मैं देख लूँगा। ठीक है, तो अगर आप आयोनिक को यूज़ करते हो यूजिंग एंगुलर तो आप एंगुलर के जैसे वेबसाइट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कंपोनेंट यूज़ करते समय बटन यूज़ करने के जगह पे आयन बटन यूज़ कर लीजिए, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, वैसे ही रिएक्ट जेएस डेवलपर हो तो रिएक्ट के हिसाब से वेबसाइट बनाइए, कंपोनेंट यूज़ करते समय आयोनिक के कंपोनेंट यूज़ कीजिए, उतना ही उसका कहना है, बाकी कुछ नहीं। Xamarin ये टेक्नोलॉजी बाय माइक्रोसॉफ्ट है, ये ज़्यादा मुझे तो नहीं दिखती है मार्केट में ज़्यादा, ये ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाई। अभी फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो रिएक्ट नेटिव में बहुत अच्छा फ्यूचर है, और अपकमिंग फ्यूचर अभी फ्लटर है, क्योंकि फ्लटर गूगल के तरफ से आया है, जस्ट 2 साल हुए हैं, 2018 में आया था और 2015 में रिएक्ट नेटिव आ चुका था। लेकिन अभी भी अगर आप फ्लटर देखेंगे, चलो मैं थोड़ा सा पॉपुलैरिटी आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। ये 2020 के अगस्त महीने में गिटहब के ऊपर कौन कौन से यूज़र्स किस किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसका एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है। तो देखिए गिटहब के ऊपर ना स्टार टाइप ऑफ यूज़र्स होते हैं, फोर्क्स होते हैं, वॉचर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्रीब्यूशन टाइप ऑफ वेबसाइट होती है ना, कम्युनिटी वेबसाइट जो होती है ना, उसमें इस टाइप के यूज़र्स होते हैं। तो गिटहब के ऊपर इस टाइप के यूज़र्स हैं। तो स्टार यानी सबसे बेहतरीन यूज़र्स, ठीक है, एक्सपर्ट यूज़र। तो एक्सपर्ट यूज़र्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट यूज़र्स ये रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, Xamarin को तो बिल्कुल कोई टच भी नहीं करता। केवल 2000 स्टार यूज़र्स Xamarin को टच करते हैं। ठीक है, बाकी मैक्सिमम आप देखें 89,000 रिएक्ट नेटिव पे है, 98,000 यानी उससे भी ज़्यादा फ्लटर के ऊपर है। तो आप देख सकते हो कि रिएक्ट नेटिव तो 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, फ्लटर 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर यूज़र्स बहुत बढ़ रहे हैं और इसका जो कम्युनिटी फॉलोइंग है वो बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए आज के तारीख में फ्लटर बिल्कुल हॉट सेलिंग केक बन चुका है। काफ़ी फ्यूचर में यानी अगर आप 4-5 साल के बाद देखेंगे तो फ्लटर और रिएक्ट बहुत नेक टू नेक कंपटीशन में होंगे।
लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ यूज़र वाइज यहाँ पे तो स्टैट्स ऐसे दिए हुए हैं, लेकिन मैं जॉब के हिसाब से अगर देखूँ तो लेट अस से देयर आर क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई डेवलपमेंट जॉब्स, 100 जॉब्स है पूना सिटी में, ठीक है। मैंने जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर बता रहा हूँ आपको। तो उसमें से 60 जॉब्स मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव डिमांड करते हैं, ठीक है। 30 जॉब्स आयोनिक वाले होते हैं, 8 जॉब्स फ्लटर वाले होते हैं, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि सिर्फ 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस तो 2013 में आ चुका था, रिएक्ट नेटिव 2015 में आ चुका था, यानी 5 से 8 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ 2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, फिर भी इट इज़ कैचिंग अप रियली फास्ट। और उसके बाद में Xamarin अगर आप देखोगे तो बहुत ही निग्लिजिबल लोग Xamarin डिमांड करते हैं, और नेटिव स्क्रिप्ट भी बहुत कम दिखेंगे आपको। नेटिव स्क्रिप्ट या PWA तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अभी कोई नहीं करता है। PWA से बेटर ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट नेटिव सीख लो, और रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके आप वेबसाइट भी बना सकते हो, एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हो, iOS ऐप भी बना सकते हो। EXE का मुझे पता नहीं है, आई थिंक EXE भी अब तक तो पॉसिबल हो ही गया होगा। तो रिएक्ट नेटिव ये ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डूइंग नेटिव स्क्रिप्ट, ठीक है। और रिएक्ट जेएस का कैसा है कि इन्हें सपोर्ट मिलता है फेसबुक से। तो फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो जो भी यानी जो फंडिंग लगता है ना किसी भी प्लेटफॉर्म को और भी बेटर बनाने के लिए, ये फंडिंग बहुत इजीली कोई बड़ी कंपनी होगी तो दे सकती है। नेटिव स्क्रिप्ट मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी कंपनी है, लेकिन नेटिव स्क्रिप्ट इज़ नॉट बैक्ड बाय अ वेरी बिग कंपनी। फ्लटर इज़ अगेन बैक्ड बाय अ बिग कंपनी लाइक गूगल। तो यहाँ पे भी बहुत जल्दी आपको रिविजन्स इसके बहुत जल्दी आएंगे, इसमें कोई भी एडिशंस होंगे तो बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। ये चीज़ें आपको नेटिव स्क्रिप्ट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। और Xamarin तो माइक्रोसॉफ्ट का है, इसे भी बैकिंग अच्छा है, लेकिन पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बहुत अच्छे होते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे Xamarin भी अच्छी टेक्नोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स देखें ना तो Xamarin के बहुत कम मिलेंगे आपको, और मेरे हिसाब से भी Xamarin के बहुत कम जॉब्स एग्जिस्ट करते हैं। अब फाइनल सवाल ये है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एंड्रॉयड या iOS डेवलपर हो तो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इतना भी नहीं बढ़ा है कि आपके जॉब खतरे में आ जाए, ठीक है। तो आपके जॉब अभी फ़िलहाल सेफ है, लेकिन फ्यूचर यही है दोस्तों कि लोग एक टीम बनाएंगे जो सारे प्लेटफॉर्म्स पे डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। कोई भी अगर नई कंपनी आती है तो वो यही सोचती है कि एक ही टीम हो डेवलपमेंट के लिए और वो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेशंस डेवलप कर पाए, ठीक है। अभी वो ज़माना चला गया कि आप नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम बनाओगे। तो आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े से श्रिंक हो रहे होंगे। तो मेरा आपसे सुझाव यही है कि अगर आप एंड्रॉयड या iOS डेवलपर हो तो थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी को ही सीख लीजिए। बेस्ट टेक्नोलॉजी जो आप सीख सकते हो वो रिएक्ट नेटिव है, क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फ्लटर भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसका भी फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अभी फ़िलहाल रिएक्ट नेटिव ये बिग बॉस है। फ्लटर जो है वो राइजिंग बॉस है, ये राइज होगा और बाद में बिग बॉस बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल रिएक्ट नेटिव अगर आप सीखते हो तो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर लेट से अगर आप एंगुलर डेवलपर हो, आप एंगुलर में वेबसाइट बनाते हो, तो आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगा आप आयोनिक कोर्डोवा सीख लीजिए या आयोनिक कैपेसिटर सीख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अपैचे नाम की जो कंपनी है उसका एक एप्लीकेशन था फोनगैप। 2011 में उन्होंने उसी का सोर्स कोड ओपन सोर्स किया और उसको नाम दिया कोर्डोवा, ठीक है। तो कोर्डोवा इज़ नथिंग बट फोनगैप एज ऑफ ईयर 2011। उसके बाद में फिर ये दो अलग अलग ब्रांचेस बन गई। फोनगैप अपने तरफ से डेवलपमेंट चलने लगा और कोर्डोवा अपने तरह से डेवलप होने लगा। तो 2011 में कोर्डोवा आया। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसमें भी लोगों ने उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसका बदल दिया, बाकी इंटरफेस जैसे कि वैसा ही रखा, यानी कमांड्स कोर्डोवा की जैसे कि वैसे रखी, लेकिन एक नया फ्रेमवर्क बनाया जिसकी कमांड सेम ही रहेगी, लेकिन इंटरनल वर्किंग थोड़ा सा उन्होंने रेक्टिफाई किया, ज़्यादा बेटर बनाया, ज़्यादा इफिशिएंट बनाया। उसे कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर इज़ नथिंग बट कोर्डोवा वर्जन 2.0, ठीक है। कोर्डोवा का ही एक बेटर रूप अगर आप देख सकते हो तो दैट इज़
कैपेसिटर। और दोनों का सिंटैक्स बहुत हद तक सिमिलर है, सिर्फ बात ऐसी है कि कोर्डोवा को यूज़ करते समय आप कमांड देते थे कोर्डोवा, इसके जगह पे आप कैपेसिटर में कमांड देते हैं कैपेसिटर या फिर CAP कैप। ठीक है, तो यही सिर्फ डिफरेंस है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से कोर्डोवा यूज़ करते समय जब भी आपको नया प्रोजेक्ट बनाना होता था तो ये कमांड देते थे आप, आयोनिक कोर्डोवा स्टार्ट और आपके एप्लीकेशन का नाम। यही चीज़ अगर आपको कैपेसिटर से करनी है तो आपको बिल्कुल यही कमांड देनी है, सिर्फ कोर्डोवा के जगह पे CAP कैप लिखना है। ठीक है, तो इट विल बी लाइक आयोनिक कैप स्टार्ट और आपके एप्लीकेशन का नाम। ऐसे ही हर एक चीज़ करने के लिए जो भी कमांड्स कोर्डोवा में थी वैसे ही कैपेसिटर में है, सिर्फ कोर्डोवा के जगह पे आप CAP लिखना है। ओके, अब अगर आप React.js डेवलपर हो तो आपको React नेटिव सीख लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल दोनों में सिंटैक्स सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और जैसे ही आप React नेटिव सीख लेते हो तो अपने आप से ही आपको एक नया क्वालिफिकेशन मिल जाता है। आप एक वेबसाइट डेवलपर से वेबसाइट कम एप्लीकेशन डेवलपर यानी नेटिव ऐप डेवलपर भी बन जाते हो। तो इसलिए आप React नेटिव सीखिए। एंगुलर डेवलपर हो तो आपने आयोनिक सीखना चाहिए। लेकिन लेट अस से कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, तो आपने कौन सा सीखना चाहिए? तो मेरे ख्याल से यू शुड लर्न फ्लटर। आपने क्यों फ्लटर सीखना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आप एंगुलर JS सीखते हो तो एंगुलर JS ये आया था 2010 में, एंगुलर 2 आया था 2016 में। ठीक है, तो आपको करीब करीब एक दशक पहले आई हुई टेक्नोलॉजी में बहुत कंपटीशन होती है। यानी जैसे मुझे डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है करीब 12 साल, तो मेरे जैसे लोग भी एंगुलर डेवलपमेंट में आपके कंपटीशन में रहेंगे। वैसे ही React.js आया था 2013 में, React नेटिव आया था 2015 में। ठीक है, तो React वाले लोग भी 5 से 8 साल पुराने लोग हैं। ठीक है, तो इनके साथ आपका टिक पाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल है। आपके लिए बेटर ऐसा है कि फ्लटर आप सीखिए, क्योंकि फ्लटर आया ही है 2 साल पहले। तो अगर फ्लटर में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कोई बंदा होगा तब भी वो 2 साल पहले एक्सपीरियंस, यानी 2 साल एक्सपीरियंस है उसे सिर्फ, तो उसके साथ आपको कंपटीशन कम रहेगी। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मेरा सुझाव है कि आप फ्लटर सीखिए। और फ्लटर टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि जो राइज करने वाली है। अभी फ़िलहाल React बॉस है, लेकिन फ्लटर बहुत जल्दी नेक टू नेक कंपटीशन में आ जाएगा React के साथ। मेरा यह अनुमान है कि अगले 5 सालों में React नेटिव विल बी हैविंग डायरेक्ट कंपटीशन विथ फ्लटर। अब कौन सा जीतेगा ये तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन हो सकता है को एग्जिस्ट भी कर दे। जैसे कोका कोला और पेप्सी ये मार्केट में अभी को एग्जिस्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए थ्रेट्स तो हैं, लेकिन सर्वाइव फिर भी करते हैं, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस है उनका। मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है और बहुत ही इतनी डिफरेंट है एक दूसरे से कि इनमें डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कम होगी। मुझे ऐसा लगता है कि दे विल को एग्जिस्ट, लेकिन अगले 5 सालों में दे विल बी नेक टू नेक इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो ज़रूर आप फ्लटर सीखिए। सो दिस वॉज अ जिस्ट ऑफ 2021 में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और आपको क्या सीखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ अमित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।